सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये 6th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ICANN, आयना, IEEE, EIA, TIA स्टैंडर्ड्स इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये सभी चीजें क्या हैं, इनका प्रोनाउंस हम क्यों करते हैं एंड इनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी नेटवर्किंग की कम्युनिटी में। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद तीनों चारों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका IEEE एंड ICANN। जो आयना है वो ICANN का ही सब डिपार्टमेंट है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, लेट्स एक्सप्लोर इट। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज ICANN। अब ये ICANN क्या चीज है। तो जैसा कि आपको पता है कि ICANN आपने सुना जरूर होगा आपके IP एड्रेसिंग में या और भी किसी चीज में। अगर आप नेटवर्किंग से रिलेशन रखते हो, आपने ICANN का प्रोनाउंस हमेशा सुना जरूर होगा। तो एक्चुअली ये ICANN है क्या। तो ICANN जो है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अब ये क्या चीज है भाई। ICANN विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये रन करती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए रन नहीं करती है। ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबके लिए ऐसा है कि मतलब जितना उसमें बजट आता है उतना ही वो अर्न करती है। बाकी वो प्रॉफिट के लिए नहीं देखती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड को बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करने में लगी हुई है। Established in the United States in 1998 में ये एस्टेब्लिश हुई यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में, टू हेल्प मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेट। अब एक्चुअली जो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर यानी ICANN है, वो क्या था कि वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई। अब सिक्योरिटी पर्पस से कैसे। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट में आप किसी भी वेबसाइट में जाना चाहते हो, जस्ट लाइक यू हैव टू रिडायरेक्ट ऑन facebook.com। तो आप वहां पे facebook.com लिखते हो, जो एड्रेस बार होती है जहां पे आपको लिखना होता है सर्च टर्म, तो आप वहां पे डायरेक्ट फेसबुक लिख देते हो एंड वो आपको फेसबुक तक पहुंचा देता है। तो इस कैसे पहुंचाता है। अब एक्चुअल में जो हमारे जो सर्वर्स हैं वो डोमेन नेम नहीं समझते हैं। वो जो नेटवर्क है वो सब अपनी एक IP होती है, IP समझते हैं। तो वो IP ही आपको रिडायरेक्ट करते हैं। लेकिन हम तो IP यार डालते नहीं है, हम तो डोमेन डालते हैं। तो हमें कैसे मिल जाती है वो वेबसाइट। एक्चुअली में क्या होता है कि आपको तो सिर्फ आपको लगता है कि आपने सिर्फ डोमेन डाला है और आपको वेबसाइट मिल गई है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। आपके इंटरनेट के पीछे बहुत सारी सर्विसेज वर्क कर रही होती हैं, जिसमें से एक होती है आपकी DNS की सर्विस। अब ये DNS की सर्विस क्या करती है, वो आपका जो आपने टर्म सर्च करी है, जैसे google.com सर्च करी है, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होती है जो कि उसे कन्वर्ट करती हैं IP में, डोमेन को IP में और IP को डोमेन में। तो उनको कन्वर्जन करने का काम DNS का होता है। तो DNS यहाँ पे यही काम करता है, जो डोमेन नेम सर्विस कहते हैं DNS को। तो डोमेन नेम सर्विस यहाँ पे यही काम करती है कि आपके IP को आपके जो डोमेन है उसमें और डोमेन को वापस IP में कन्वर्ट कर देती है। तो जो DNS वाला सारा सिस्टम है वो ICANN के पास है। अब ICANN के पास क्या है, आप पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पर रन कर रही हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें जितनी भी वेबसाइट है सबके अपने IP एड्रेसेस हैं और सबके अपने डोमेन है। लेकिन हम उनके IP एड्रेसेस थोड़ी ना याद रख सकते हैं। हम फेसबुक याद रख सकते हैं, हम ये थोड़ी ना याद रख सकते हैं कि उसका IP है 268.255। ऐसे नहीं होता है। वहां पे हमें या तो नोट करना पड़ेगा। ऐसे कौन करता है कि भाई नोट कर लिया और जब भी चाहो तब देख लो। ऐसे नहीं होता है। वहां पे हमें यही करना पड़ता है, हमें कन्वर्जन करना होता है। हमें नहीं कन्वर्जन करना होता, DNS अपने आप कर लेता है। तो इस कन्वर्जन टेबल जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबका जो यहाँ पे IP एड्रेस होगा और सबकी जो डोमेन होगी वो एक जगह पे स्टोर है, एक सर्वर में स्टोर है, एक लोकेशन पे स्टोर है, जो कि अंडर में आती है ICANN ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये पूरा मैनेज करने का काम ICANN ही करती है, जहां पे बहुत तगड़े इंक्रिप्शन लगे होते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यार पूरी दुनिया की वेबसाइट्स का डाटा है, तो बहुत ही आसानी से इसमें अटैक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
तो आईकैन सिर्फ और सिर्फ उतना ही अर्न करता है या उसको उतनी ही फंडिंग होती है जितने में वो नॉन प्रॉफिटेबल होकर चल सके। एंड इसके पास सारे डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो होते हैं, जिसके तहत उनके पास पूरी दुनिया की सभी वेबसाइट के डोमेन और उनके साथ साथ उनके आईपी, जिससे वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के साथ उस पे कन्वर्ट हो सके, तो ये सब उनके पास स्टोर होता है उनके सर्वर्स में। तो गाइस एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। आप मान लो इसके जो पीछे है, आप आईकैन है, जो इसके जो मेन जो वहाँ पे लीडर्स हैं या मेन जो वहाँ पे इंचार्ज हैं वो टोटल 7 होते हैं, जिसके लिए बैकअप के उनके एक और होते हैं, यानी 14 लगभग 14 मेंबर्स हैं जो मेन अथॉरिटी में हैं और 7 मेन अथॉरिटी में, सबसे मेन 7 तो बैकअप के लिए और 7 मेन अथॉरिटी में। तो वो 7 जो मेन अथॉरिटी हैं उनमें उनके पास खुद सबके पास ये जो मेन का सर्वर है जहाँ पे ये सब स्टोर है उसकी कीज होती हैं, वो कीज एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद उसको रीजनरेट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर उनकी जो कॉपी है वो किसी ने कॉपी भी कर ली होगी, कॉपी मतलब जैसे स्कैन हो जाती है, तो ये सब भी कर ली होगी, तो उनका जो डाटा है, ये पूरा आईकैन का डाटा है, वो सुरक्षित रहे, तो वो कीज एक्सचेंज भी होती हैं। तो की एक्सचेंज सिस्टम होता है आईकैन में, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। एंड डीएनएस पे वर्क सारा जो भी होता है वो आईकैन के अंडर ही होता है, जो भी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वर्क करती है वो सब आईकैन के अंडर ही करती है। और इसी की वजह से आज हमें जो डोमेन नेम है या जो हमारी आईपी एड्रेस है, हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस नहीं देना होता है, डोमेन देना होता है। तो थैंक्स टू आईकैन कि आज हमें ऐसे नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो पहले डायरी खोलो, नंबर लिखो और इसके बाद एक्सेस करो, हमें डायरेक्ट वहां पे डोमेन देना पड़ता है। तो आईकैन ही ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये काम करके दिखाया। तो गाइस यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू मिल गया होगा कि आईकैन क्या काम करती है, आईकैन का मतलब क्या है। तो आई होप आईकैन के बारे में यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आईकैन एक्चुअल में है क्या। तो गाइस यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है, जैसे यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेंट। रजिस्ट्रेंट अब कौन है, इंडिविजुअल ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, हु रजिस्टर्स अ डोमेन नेम। अब इस बंदे ने क्या किया है, एक वेबसाइट खरीदी है जैसे www.m.com, ठीक है, mk.com। अगर मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, गूगल में लिखूंगा ना mk.com तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लेकिन क्या होता था जब ये www नहीं बना था, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं बना था, जब टिम बर्नर्स-ली ने ये नहीं बनाया था, आईकैन नहीं था, उससे पहले हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें उसका आईपी एड्रेस देना पड़ता था। अभी भी हम आईपी एड्रेस देंगे किसी भी वेबसाइट का तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर आईकैन, जब आईकैन आ गया, टिम बर्नर्स-ली ने www को इजाद कर दिया, इसके बाद से हम डायरेक्ट डोमेन भी देने लगे और हमें जो वेबसाइट चाहिए वो अपने को मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने एक www.mk.com एक डोमेन रजिस्टर कराया है, ठीक है। इसके बाद जो रजिस्ट्रार्स हैं, ये जो लिखा है एक्रीडेट बाय द रजिस्ट्री एंड आईकैन टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ रजिस्ट्रेंट। अब इवन आपने सुना होगा godaddy.com या जो भी ये वेबसाइट्स होती हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो एक्चुअली आईकैन के अंडर ही आती हैं। आईकैन के पास सारे डोमेन नेम होते हैं। अब देखो मैं आपको प्रॉपर बताऊं ना तो यहाँ पे आपको गोडैडी का फंडा भी समझ में आ जाएगा। अब आपका जो गोडैडी है, अगर आप ये सोचते हैं कि गोडैडी आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करता है तो यू आर रॉन्ग। वो एक इंटरमीडिएट है, वो एक तरीके का ऐसा ब्रोकर है जो कि बीच में वर्क करता है। एक्चुअली जो डोमेन प्रोवाइड करता है वो आईकैन ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज उनके पास ही वो डेटाबेसेस हैं जहां से आपको डीएनएस मिलेगा, जहां से आपको डोमेन मिलेगा और जहां से आपको उस डोमेन का आईपी मिलेगा। तो आपके जो गोडैडी हैं आपसे डोमेन नेम को रजिस्टर करवा लेंगे और अपनी रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे आईकैन के पास। अब आईकैन उसको भाई क्रेडिट करेगा, आईकैन उसमें अपने रजिस्टर करेगा और जो भी आईपी वाईपी है वो असाइन कर देगा, ठीक है। रजिस्ट्री ऑपरेटर्स मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेंट्स एंड डीएनएस सेटिंग्स। तो उसमें रजिस्ट्री ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो ये सब डीएनएस वीएनएस जो भी होगा उस डोमेन का वो अपने डेटाबेस में रखेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टोर, मतलब जो भी काम करना है वहां पे वो सब रजिस्टर करके वहां पे प्रॉपर कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं लगता। इसके बाद क्या होगा, जो आईकैन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेट द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। अब क्या होगा कि आप जब भी अपनी वेबसाइट को सर्च करोगे mk.com से तो आपको डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में लिंक कर दिया जाएगा। अगर आप उसका आईपी एड्रेस वहां पे दर्ज करोगे, लिखोगे, तब भी आप अपनी वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से आपका आईकैन वर्क करता है। जो गोडैडी है, बिग रॉक है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबके सब एक्चुअल में
एक ब्रोकर है, इनके पास खुद के कोई डोमेन नहीं होते हैं, ये आईकैन से ही डोमेन लेके आपको प्रोवाइड करती हैं और बीच में कुछ कमीशन इनको मिलता है। एक्चुअली में ये होता है सीन, आईकैन ही आपको जो डोमेन है वो प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको आईकैन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली CMD को ओपन कर लूंगा, ठीक है, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको DNS और IP का कैसे हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम खोलूं और अगर यहाँ एड्रेस बार में मैं यहाँ सिंपली टाइप कर दूं google.com, ठीक है, तो मेरे को गूगल का रीडायरेक्ट पेज मिल गया है। लेकिन जब ये आपका आईकैन नहीं आया था, www नहीं आया था, तो हमें क्या करना पड़ता था, गूगल को एक्सेस करने के लिए उसका IP जो भी होगा वो देना पड़ता था। तो हम यहाँ पे आप डोमेन देते हैं, लेकिन हम इसका अगर IP जानना चाहे तो कैसे जानेंगे। मैं सिंपली इस डोमेन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अपने CMD में जाता हूँ, यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ NS lookup, ठीक है, ये रिजॉल्व के लिए कमांड होती है, Ctrl+V, यानी उस लिंक को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर हिट करूंगा। तो यहाँ पे HTTP नहीं लगाना, मुझे सिर्फ google.com लगाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ google.com, www.google.com। एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे को एड्रेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वाला एड्रेस है, इसे अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस से गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो आपकी जो IP एड्रेस है ये देखते हैं मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करता है। ये देखो ऑटोमेटिकली मुझे google.com पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने डोमेन का IP पता कर सकते हैं। और जब आईकैन नहीं था तब ऐसे ही वर्क होता था, हमें उसका IP ही देना पड़ता था जिस भी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना होता है। जस्ट लाइक मैं फेसबुक का भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे facebook.com आप लिखोगे तो फेसबुक ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे NS lookup लगा के यहाँ पे facebook.com लिखोगे तो उसका भी IP आपको मिल जाएगा, facebook.com। तो ये देखो यहाँ पे आपको उसका भी IP मिल गया है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये भी फेसबुक ओपन कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। देखो यहाँ फेसबुक ओपन हो गया है। तो गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आईकैन जो है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आपको रिजॉल्व करना भी मैंने बता दिया कि आपको IP टू डोमेन कैसे रिजॉल्व करना है, और आपके पास जो पहले से IP है तो वो आप एंटर करोगे तो आपका डोमेन ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आईकैन पहले वर्क करता था और अब हमें उसकी DNS वाली सर्विस मिल जाती है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईना के बारे में, ठीक है। आईना क्या होता है? तो आईना की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट असाइन्ड नंबर्स अथॉरिटी। अब ये एक तरीके का सब डिपार्टमेंट होता है आईकैन का। मतलब जैसे एक ऑफिस होता है, आप कोई बहुत बड़ा सा ऑफिस है तो वहां पे आपकी सेल्स के डिपार्टमेंट अलग होगा, वहां पे आपका दूसरे डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट अलग होंगे, या तीसरा आपका जो नीचे के ग्रेड का डिपार्टमेंट है वो अलग होगा। तो इस तरीके से जो आपका आईकैन है वो एक तरीके का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आईना उसी का एक सब डिपार्टमेंट है। तो अब आईना का होता क्या है, मतलब आईना करता क्या है, आईना का यूज क्या है? तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल यूनिक इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब इसका आपको फायदा ये है कि आपको यहाँ पे नंबर्स अथॉरिटी मिल जाती है, जहां आपको इंटरनेट में नंबर प्रोवाइड होते हैं। नंबर कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं? IP एड्रेसेस में। तो आपकी IP एड्रेस से रिलेशन होता है आईना का। तो यहाँ पे ग्लोबल आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है यहाँ से। तो अगर आपने IP एड्रेस का नाम सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वहां पे आपको कुछ 4 ऑक्टेट में आपको नंबर मिलते हैं जो कि आपके 32 बिट्स के होते हैं। उस नंबर के हिसाब से आपको पूरे वर्ल्ड में, अगर आप पब्लिक नेटवर्क में हो, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जाता है। तो आईना उसी को देने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेट इंस्टीट्यूशन, इट्स रूल डेट्स बैक टू 1970s। अप्रोक्सीमेटली जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी उसी दौरान आईना को गठित किया गया था या स्टार्ट करा गया था, बिकॉज तभी से हमें IP एड्रेसेस की जरूरत पड़ने लगी थी। आईना नाउ रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म टू कोऑर्डिनेट यूनिक इंटरनेट आइडेंटिफायर सिस्टम। इसमें कुछ सीरीज होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ऑक्टेट होते हैं और IP वर्जन्स होते हैं। तो डिफरेंट तरीके की इसमें आपका बहुत सारी चीजें लगती हैं जिससे मिलकर आपका IP एड्रेस बनता है। IP एड्रेस कैसे एलोकेट होता है, उसका पूरा एक फंक्शन होता है, एक पूरा उसका एल्गोरिदम होता है। तो कैसे मिलता है ये सब हम IP एड्रेस में जानेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जो IP एड्रेस होता है वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आईना की होती है। टुडे आईकैन परफॉर्म्स द आईना फंक्शंस। तो आईकैन पूरा जो डिपार्टमेंट है उसका सबका ऊपर वाला है, मतलब खुद का ऑर्गेनाइजेशन उसी के अंडर आता है आईना। तो सारे जो भी फंक्शन है आईना की वो अब आईकैन भी परफॉर्म करता है, बिकॉज आईकैन आपका DNS पे ज्यादातर वर्क करता है। और आपका DNS क्या होता है? DNS से आपकी IP टू डोमेन कन्वर्ट होता है और डोमेन टू IP होता है।
तो आईपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आईना भी इसका एक डिपार्टमेंट है जिससे ये उसे इनहेरिट कर लेता है और डीएनएस में कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका आईना है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाना जाता है। जैसे एशिया में इसे एपनिक कहते हैं, एरिन कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एलएससी एनआईसी कहते हैं, अफ्रीका में एफ्रिक एनआईसी कहते हैं, यूरोप में राइप एनसीसी कहते हैं। तो ये रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है, रजिस्ट्रीज कहते हैं इन्हें। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना समझ लो कि आपका जो आईना है उसका अल्टरनेट एरिन है नॉर्थ अमेरिका में, और जहां जहां आपको ये दिख रहे हैं वो अल्टरनेट है आपके आईना के। तो अब यहाँ पे मैं आपको आईना यानी जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे हम पता कर सकते हैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता दूंगा कि कहाँ पे हम उसे देख सकते हैं। तो गाइस आई एम इन द डेस्कटॉप। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ncpa.cpl, ठीक है, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। तो मैंने यहाँ पे ईथरनेट से कनेक्ट कर रखा है अपना इंटरनेट कनेक्शन। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और प्रॉपर्टीज में जाकर मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे आईपी वर्जन 4 है, मैंने आईपी वर्जन 4 कर रखा है। आपके केस में 6 भी हो सकता है। तो मैं 4 पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरी जो आईपी एड्रेस है वो ये रहा। तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में मुझे आईना ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये जो मेरा है ये तो मुझे आईएसपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो आईएसपी को भी प्रोवाइड कर रहा है, जो सबसे ऊपर है, जो इस नंबर को क्रिएट करने वाला है, जिसपे इसका मालिकाना हक है, वो आपका आईना ही है। आईना की वजह से ही हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है। और ये जो आपको नीचे डीएनएस सर्वर दिख रहा है ना, डीएनएस ये आईकैन के अंडर आता है। तो डीएनएस में आपको ये जो अल्टरनेट दिख रहा है, प्रीफर्ड दिख रहा है, ये सब जिम्मेदार है कौन देने के लिए, आईकैन। तो आप इस तरीके से भी अपने आईपी एड्रेस और डीएनएस देख सकते हो। साथ साथ एक तरीका और है, आपको करना क्या है, सिंपली सीएमडी पे जाना है और सीएमडी को ओपन करके यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है ipconfig/all और एंटर करोगे आप जैसे ही, यहाँ पे आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपके तहत आपको दिख जाएगी। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो डीएससीपी है वो इनेबल नहीं है, बिकॉज मैं मैनुअल आईपी पे वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मेरी आईपी एड्रेस दिख रही होगी, ये देखो आईपी वर्जन 4, सबनेट मास्क दिख रहा होगा, गेटवे दिख रहा होगा। साथ साथ यहाँ पे आपको डीएनएस भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी डीएनएस नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे आईपी एड्रेस देखना था, तो हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आईपी एड्रेस देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनएस सर्वर नीचे ही लिखा था, मैंने देखा नहीं था, ये रे मेरे डीएनएस सर्वर, ऊपर वाला प्रिफर्ड वाला है, नीचे वाला अल्टरनेट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस कमांड के थ्रू भी देख सकते हो। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे हम देख सकते हैं। तो आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड होता है आईना की तरफ से और आपका डीएनएस रिजॉल्व होता है आईकैन की तरफ से। तो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं IEEE के बारे में। अब ये IEEE क्या होता है? तो इस IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE इज अ ग्लोबल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो गाइस ये एक तरीके का इंजीनियर्स का बहुत बड़ा, बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है, जहाँ पे एक से बड़े बड़े इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स वर्क करते हैं। और किस लिए वर्क करते हैं? आपकी जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है उसे धीरे धीरे डेवलप करने के लिए, जितना इनहैंस कर सकते हैं उतना इनहैंस करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। क्योंकि यार इतनी सारी चीजें हैं, डीएनएस है, आईपी है और पता नहीं क्या क्या है, डीएससीपी है, ये सब, इन सबको मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा, इन पे इम्प्लीमेंटेशंस भी तो करनी पड़ेगी, अपग्रेड भी तो देने पड़ेंगे, अपडेट भी तो करना पड़ेगा। इन सब के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बिठाया हुआ है IEEE, जो कि इन सब चीजों पे वर्क करता है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े इंजीनियर्स वर्क करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मेंटेनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विसेज है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सबको एक्सेसिबल होती हैं, तो उन सब में ये वर्क करते हैं। और IEEE के सभी जो इंजीनियर्स है इन सब में ही आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, साथ साथ और भी नई इनोवेशंस कर रहे हैं। तो IEEE इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1963। देखो ये इंटरनेट के स्टार्टिंग में ही, बल्कि इंटरनेट से भी पहले ये हमें स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज इंटरनेट आपको पता है ये स्टार्टिंग में डिफेंस में आया था, तो तभी से ये शायद बन चुकी थी और तभी से ये आज तक वर्क कर रही है और ये नॉन प्रॉफिटेबल है। इट वर्क्स सोलिली टुवर्ड इनोवेटिंग, एजुकेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट में आपके जितने भी आईपी एड्रेस, जो भी ये सब नेटवर्किंग की चीजें हैं वो भी आती हैं, साथ साथ और भी डिफरेंट चीजें आती हैं जो कि आपके हो सकते हैं गेट्स के ऊपर हो या हो सकता है आपके सर्किट बोर्ड्स के ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें भी ये करते हैं। इवन यहाँ पे जो नेटवर्किंग है ये पर्टिकुलर इनका टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारी चीजों में वर्क करते हैं, लेकिन IEEE ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग में बहुत बड़ा रोल देती है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
It is best known for its development of standards such as IEEE 802.11. अब अगर IEEE की इनोवेशन की बात करी जाए तो अगर आप IEEE को समझना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो आप इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो IEEE ने ही बनाए हैं। अब स्टैंडर्ड कैसे, अगर आपने सुना हो आपके वाईफाई का स्टैंडर्ड जैसे होता है 802.11/AN, तो वो एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से आपके उस वाईफाई की फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, रेंज होती है, तो और उसकी जो वहां पे क्लास होती है, मतलब जो भी चीजें होती हैं उस वाईफाई को कैटेगराइज करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड बताने के लिए, वो सब IEEE ही पहले से उसका डेवलपमेंट करके रखता है और आपको प्रोवाइड करता है एज अ सर्विस। तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो सब IEEE ने ही डेवलप करे हैं। तो यहाँ पे अगर देखो पैरेलल पोर्ट आपने देखा ही है, तो पैरेलल पोर्ट एक तरीके का इनपुट और आउटपुट इंटरफेस होता है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, तो वो एक्चुअल में IEEE ने ही बनाया था 1284। अभी 1284 क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल पोर्ट का स्टैंडर्ड होता है। वहीं जो आपका फायर वायर पोर्ट होता है जिसमें आप कैमरा अटैच करते हो और एक्सटर्नल चीजें वहां पे अटैच करते हो, वो भी IEEE ने ही बनाया है, जिसका स्टैंडर्ड क्या है 1394। ऐसे ही आपका IEEE का वाईफाई का स्टैंडर्ड होता है जो कि है 802.11। अगर आप मोबाइल फोन पे भी देखोगे, आपका राउटर भी है, उसमें भी आपको यही स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में सीरीज में होते हैं 802.1, 2, 3, 4, 11 ऐसे तक, ठीक है। तो ये आपके सीरीज में होते हैं। इसके बाद वाईमैक्स, जो कि वाईमैक्स एक बहुत ही लंबी रेंज तक अपनी जो स्पीड है, अपनी जो डाटा है, अपना जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है, तो वो भी IEEE का ही है प्रोडक्ट, आप मान सकते हो डेवलपमेंट, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो है 802.16। तो इस तरीके की डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड IEEE प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है जो 802 वाले जितने भी स्टैंडर्ड है उनकी, तो अगर आपने इनमें से कुछ स्टैंडर्ड के बारे में सुना होगा तो आप यहाँ पे उनके नंबर भी समझ जाओगे। जस्ट लाइक ब्रिजिंग एंड मैनेजमेंट के 802.1 है, और ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो। आपने अगर वायरलेस लैन का सुना है यानी वाईफाई का, तो उसका आपने ये वाला नंबर जरूर सुना होगा 802.11। और इसमें आपके /AN /A/N ये सब होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्लासेस होती हैं जो कि उसको कैटेगराइज करती हैं कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितनी तेज स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसके साथ साथ आपको जो IEEE है उसने पोर्ट्स के साथ साथ जितने भी आपके यहाँ पे पोर्ट होते हैं जैसे सीरीज और आपका पैरेलल, ये सब, इन सब के भी स्टैंडर्ड डिफाइन करें, साथ साथ वाईफाई के भी स्टैंडर्ड डिफाइन करें, साथ साथ यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे लिस्ट दिख रही है इन सब के स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे IEEE ही डेवलप करके दे चुका है। ब्लूटूथ है, उसके भी जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी 802 पॉइंट कुछ में ही लाई करते हैं, तो वो भी आपके IEEE ने ही बनाए हैं। तो IEEE एक बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजीज और कुछ और अलग तरीके के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें, जिससे आज का हमारा वर्ल्ड बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है ये सारी चीजें। तो ये थे आज की वीडियो जहां पे मैंने आपको IEEE आईना आईकैन के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे EIA और TIA क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जब मैं केबलिंग, जो स्ट्रक्चर केबलिंग होती है उसके बारे में बनाऊंगा, तब मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूँ ताकि क्लियरिटी आपको हो जाए, और आने वाले टाइम में मैं इसको बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो एक्चुअली में यार ये भी एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है, और इसमें स्टैंडर्ड कहाँ पे होता है, एक्चुअली जो नेटवर्क केबलिंग होती है ना, तो वहां पे केबल्स लगाई जाती हैं, केबल्स जो वायर होती हैं जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, ठीक है। उस वायर में आपको वहां पे दो तरीके के सेट्स बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं उन वायर्स के। जैसे आपका जो RJ45 कनेक्टर होता है ना, उसमें जो वायर्स लगती हैं एक्चुअली 8 वायर्स होती हैं जो कि 4 पेयर में होती है, 2-2 के 4 पेयर में। तो वहां पे आपके दो तरीके के स्टैंडर्ड लगते हैं, एक तो आपका 568A और दूसरा होता है 568B। तो इन दो तरीके के वहां पे स्टैंडर्ड लगते हैं, EIA और TIA के। तो उन दोनों की तरह से आपके वहां पे वायरिंग होती है। तो वायरिंग से क्या होता है कि आपका जो दोनों साइड है, अगर आप उस दोनों सिस्टम को आपस में एक ही नेटवर्क में लाना चाहते हो तो दोनों साइड आपको एक ही रखना है, डिफरेंट में लाना चाहते हो तो दोनों साइड आपको डिफरेंट रखनी है। तो ये एक्चुअली की स्ट्रक्चर केबलिंग होती है जहां पे आपको दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे EIA TIA के 568A 568B का इस्तेमाल आपको वहां पे करना होता है। तो ये एक्चुअल में नेटवर्क केबलिंग का पार्ट है। तो केबलिंग जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको इसे प्रॉपर बता दूंगा। अगर आपको एक हल्का ओवरव्यू चाहिए था तो आपको मैंने दे दिया है। EIA TIA दो तरीके के स्टैंडर्ड है जिसमें 568A और 568B की स्ट्रक्चर केबलिंग आती है,
ये स्ट्रक्चर केबलिंग क्या होती है, ये आपको नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है कनेक्ट करने में मदद करती है। प्रॉपर अगर बताऊं तो कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने में मदद करती है। और इसमें दोनों साइड अगर हम सेम स्टैंडर्ड रखते हैं तो वो दोनों एक नेटवर्क में आ जाते हैं। अगर अलग अलग रखते हैं, एक साइड ए रखते हैं दूसरी साइड बी रखते हैं, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और ये आपके नेटवर्क केबलिंग में आता है। तो इतना मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको प्रॉपर इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा स्ट्रक्चर केबलिंग बताऊंगा, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो RJ45 कनेक्टर होता है, 8 वायर्स होती हैं, वहां पे 4 पेयर होते हैं। अब वो इस तरीके से दो के 4 पेयर होते हैं। ये आपका 568A है और ये आपका 568B है। तो दोनों की जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हो चेंज है। पहले येलो है, फिर यहाँ पे ग्रीन ब्लू है, फिर ब्लू ग्रीन है, फिर ब्राउन है। और यहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्रीन है, फिर येलो ब्लू है, फिर ब्लू येलो है, फिर ब्राउन है। तो इस तरीके के पेयर्स होते हैं। पेयर्स के हिसाब से ही आपके RJ45 में वो वायर्स अटैच होती हैं और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EIA और TIA का स्टैंडर्ड 568A के वायरिंग के कलर्स यहाँ पे हैं और 568B की वायरिंग के कलर यहाँ पे हैं। तो ये आपको कलर याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको RJ45 कनेक्टर में वायर कनेक्ट करनी है तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन याद रखने की प्रॉपर जरूरत है। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, प्रॉपर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। आपको इस वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। आज के बाद शायद आपको इन चीजों को दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। IEEE, IEEE, ICANN और जो भी आईना है इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट में मैंने आपको EIA TIA बताया, इसकी प्रॉपर वीडियो एक बार और बनाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो इस वीडियो में मेरी यह आशा है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर मिली होगी तो गाइस एक लाइक करना है। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, सुझाव हो तो जरूर से नीचे कमेंट कर देना। साथ साथ इस कोर्स से शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना। कोर्स एक्सेस नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो। पूरा कोर्स स्टार्टिंग से देखो, पूरा प्रॉपर कोर्स बना रहा हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद एक्सपर्ट बन जाओगे नेटवर्किंग में भी। इसके बाद CCNA का कोर्स भी लाऊंगा। तो बिल्कुल यार इत्मीनान से पहले ये कोर्स समझ लो अच्छे से, इसके बाद CCNA पे मूव ऑन हो। बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम मैक एड्रेस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।